ऑन एवरेज 1-2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि सबका काम बनेगा। कई बार एजेंट को भी 20-25-30 हज़ार डॉलर देने पड़ते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो। तो इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद क्या कनाडा की पीआर वर्थ इट है? और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस कनाडा पीआर वर्थ इट इन 2024। सर आज की डेट में कनाडा के हालात शायद इतने बढ़िया नहीं है, तो ऐसे में कनाडा आके इतने हाथ पैर मारना, इतने पापड़ बेलना वर्थ इट होने वाला है कि नहीं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कनाडा के पीआर लेने के तरीके कौन कौन से हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, या फिर स्पाउसल वीज़ा पे आओ, स्टूडेंट वीज़ा पे आओ, वर्क वीज़ा पे आओ, किसी भी वीज़ा पे आ सकते हो। इवन आप इंडिया में तब भी बैठ के आप वहाँ से पीआर अप्लाई कर सकते हो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। और अगर यहाँ पे आ गए तो एक्सप्रेस एंट्री है, नहीं तो LMI है, नहीं तो PNP है, नहीं तो आप किसी छोटे रूरल एरिया में जा सकते हो, वहाँ के पायलट प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली तरीके बहुत सारे हैं पीआर लेने के, ठीक है। चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप यहाँ आ चुके हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, किसी भी तरीके के वीज़ा पे आए हो, आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे। और उसका मेजर बेनिफिट यही रहता है कि आप कनाडा में आने के बाद, पीआर लेने के बाद कहीं भी मूव हो सकते हो विद इन कनाडा, किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट में रह सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। आप वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते हो, डोमेस्टिक स्टूडेंट वाली फीस पे कर सकते हो एज कम्पेयर टू जो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट 4 टाइम ज़्यादा पे करता है डोमेस्टिक स्टूडेंट के मुकाबले। एक बार आप कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट बन गए तो आपकी फीस सस्ती हो जाती है। एंड अदर देन दैट आप थोड़ा सा बेनिफिट उठा सकते हो, जैसे कि हाई लेवल जॉब्स होती है जिसमें हाई लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, जो वर्क वीज़ा वालों को कंसिडर नहीं किया जाता गवर्नमेंट जॉब्स में। तो आपको वहाँ थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। सो बेसिकली फ़ायदा ये रहता है कि यू कैन लिव, स्टडी एंड वर्क एनीवेयर विद इन कनाडा। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। एंड नाउ यू आर ए परमानेंट रेजिडेंट, तो आपको वीज़ा वगैरह भी स्टेटस मेंटेन नहीं करना होगा, वीज़ा रीन्यू कराने की चिंता नहीं, वीज़ा एक्सपायर होने की चिंता नहीं। हाँ, पीआर कार्ड एक्सपायर होता है बट वो रीन्यू हो जाता है, उसकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट्स जस्ट कि आपको पिछले 5 साल में अबाउट 3 साल आई थिंक रहना होता है कनाडा के अंदर, दैट्स इट। तो उससे पीआर कार्ड रीन्यू हो जाता है। एंड उसके साथ साथ आप कनेडियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो वो सब फायदे रहते हैं पीआर के साथ। और यार अब हम यहाँ पे 2 सिनेरियोस को कंपेयर कर लेते हैं। एक जैसे कि आप डायरेक्टली कनाडा में पीआर आ रहे हो, एक जैसे कि आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आ रहे हो, ठीक है। दोनों सिनेरियोस को कंपेयर करेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस रहते हैं और कितना ज़्यादा टाइम लगता है। एंड देन वी विल डिसाइड कि भाई वर्थ इट है कि नहीं, कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा नहीं, या फिर ओवरऑल कनाडा की पीआर लेनी चाहिए भी कि नहीं, उसके लिए इतने पापड़ बेलने चाहिए भी कि नहीं। तो जब तो आप भाई यहाँ पे आओगे डायरेक्ट पीआर, सबसे पहले जो वहाँ पे चैलेंज रहने वाला वो रहने वाला टाइम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। आपकी फाइल लगेगी मोस्ट लाइकली एक्सप्रेस एंट्री में, जहाँ पे कि आपकी प्रोफाइल को पॉइंट्स दिए जाते हैं बेस्ड ऑन कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है, आपका कनाडा में कोई ब्लड रिलेटिव है कि नहीं, इमीडिएट फैमिली मेंबर वगैरह, उस सब के बेसिस पे पॉइंट मिलेंगे, जहाँ पे कि फिर ड्रॉ वगैरह निकलते हैं। उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देते हो और उस हिसाब से आपकी पीआर वगैरह का हिसाब किताब बनता है। बट ऑन एवरेज 1-2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि सबका काम बनेगा। अगर इंडिया से बैठ कर डायरेक्ट पीआर अप्लाई करनी हो सकता है किसी का CRS स्कोर, जो कि मैंने अभी मेंशन किया पॉइंट्स होते हैं, तो वो हो सकता है इतना आपका मीट ना करे कि आप कट ऑफ में आपका नाम आ जाए, ठीक है, आपके ड्रॉ में नाम आ जाए। तो सबसे पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। एंड दूसरी बात कि हर किसी का काम यहाँ पे नहीं बनने वाला। अब तीसरी बात, लेट्स से कि आपका काम बन जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे आके आप वही जॉब कर सकते हो जो आप इंडिया में करते थे। हो सकता है कि आप इंडिया में डॉक्टर थे, ठीक है, इंजीनियर थे, आप बहुत बढ़िया जॉब करते हैं, आपका खुद का बिजनेस था। अब यहाँ पे आके उस चीज़ को वेल रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि नहीं, वो तो भाई अब कनेडियन एम्प्लॉयर ही बता सकता है जहाँ पे आप जॉब लेने जा रहे हो। लेकिन अगर आप पुलिसिंग में थे, हेल्थ केयर में थे, फायर डिपार्टमेंट में थे, ऐसी किसी जॉब में थे, गवर्नमेंट सेक्टर में थे, मोस्ट लाइकली दे विल नॉट रिकॉग्नाइज योर वर्क एक्सपीरियंस। आपको यहाँ के आगे पढ़ाई, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग करनी होगी, दोबारा से प्रैक्टिस करनी होगी उस प्रोफेशन की, देन वो आपको अलाउ करेंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब में थे देन मे बी इट विल वर्क, मे बी नॉट, ठीक है, डिपेंड करता है एक्जैक्टली कौन से प्रोफेशन में थे, कौन सी इंडस्ट्री में थे। लेकिन मोस्ट लाइकली आपको यहाँ पे आके चैलेंज ये देखने को मिलेगा कि आपको अपना करियर चेंज करना होगा। आपको अपना जिस भी आप फील्ड में वेल सेटल्ड थे वो पोजीशन छोड़ के दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। तो ये चैलेंज रहने वाला है। एंड लास्टली यार, इट कैन बी अ वेरी बिग चेंज फॉर यू, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आ रहे हो, डायरेक्ट पीआर लेके, मोस्ट लाइकली आपके पास कई सालों का वर्क एक्सपीरियंस था, आपने मास्टर्स, बैचलर्स वगैरह कंप्लीट की हुई थी, विच मीन्स कि आपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा साल बिताया, आप मोस्ट लाइकली वेल सेटल्ड हो, आपकी शादी वगैरह भी हो सकता है हो चुकी हो, बच्चे वगैरह हो, तो स्टेज पे मूव होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। मतलब कल्चरल शॉक भी यहाँ पे आके आपको ज़्यादा बड़ा मिलेगा एज कम्पेयर टू समवन हु मूव्स 17 और 18 एज। तो उस टाइम पे तो बंदे ने दुनिया नहीं देखी होती, उसको पता ही नहीं होता दुनिया क्या चीज़ है। लेकिन अगर आप थोड़ी मैच्योर स्टेज पे मूव हो रहे हो, ठीक है, आप डायरेक्ट इंडिया से पीआर लेके क्वालिफाई हो रहे हो, विच मीन्स कि आप मैच्योर स्टेज पे हो। एंड अब आपने जो भी सीखा भाई दुनिया के बारे में, वो सब चीज़ें बदलने वाली हैं। जो भी इंडिया में आपने चीज़ें जानी है कि भाई ज़िंदगी का मतलब रिश्ते होता है, रिश्तेदारियाँ होता है, दिन त्यौहार ऐसे होते हैं, दिवाली दशहरा ऐसा होता है, वो सब चीज़ें बदलने वाली हैं यहाँ के मोस्ट लाइकली। तो आपके लिए बड़ा चेंज तो वही आने वाला है कि भाई कल्चरल शॉक काफ़ी बड़ा रहने वाला आपके लिए। तो स्टडी वाले रूट की बात करें तो भाई वहाँ पे जो नंबर 1 चैलेंज आने वाला है वो आने वाला है फाइनेंशियल कॉस्ट।
जब आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेके आओगे किसी न किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई वगैरह करोगे, तो वहाँ की जो फीस होने वाली काफ़ी ज़्यादा होने वाली। जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मोर देन ए डोमेस्टिक स्टूडेंट। तो आपको आराम से 20-25 लाख रुपये का खर्चा आएगा यहाँ पे कॉलेज वगैरह की फीस पे करने में, यूनिवर्सिटी की फीस पे करने में, डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर्स वगैरह, बैचलर जो भी लेना चाहोगे, इतनी कॉस्ट आएगी। प्लस $10,000 जो आपकी GST रहती है, फिर बंदे की शॉपिंग होती हैं, फ्लाइटें होती हैं, खैर वो तो PR वाले की भी होने वाली है, बट बेसिकली फाइनेंशियल कॉस्ट जो अपफ्रंट आने वाले काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे मूव होना मे बी इमोशनली इतना ज़्यादा ना हो आपके लिए, क्योंकि आपने अभी दुनिया नहीं देखी। 17-18 साल की उम्र में ही लोग जनरली काफ़ी ज़्यादा यंग होते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे मूव होते हैं। तो इमोशनली आपको इतना ज़्यादा मुश्किल ना लगे, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके टाइज ना हो अभी, क्योंकि अभी आपने जस्ट 12th ही खत्म की होगी, मोस्ट लाइकली आपने ज़्यादा दुनिया देखी नहीं, ज़्यादा यारियाँ बनाई नहीं, ज़्यादा फैमिली टाइज इतने अभी इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं हो आपको, इतना ज़्यादा कल्चर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो, क्योंकि वो एक लाइफ की स्टेज पर जाके पता चलता है कि अपना कल्चर अपना ही होता है। तो वो 17-18 साल की उम्र में ज़्यादा नहीं पता चलता, तब इंसान को क्रेज़ होता है बाहर जाने का, तो शायद मूव होना आसान रहे। तो कल्चरल शॉक या इमोशनल शॉक तो नहीं रहेगा, खैर फाइनेंशियल कॉस्ट रहेगी। उसके बाद जो यहाँ पे इनिशियल ईयर्स में स्ट्रगल रहने वाली है वो भाई बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और 17-18 साल की उम्र में आए हो, आपने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, कभी पैसे नहीं कमाए, घर वालों के पैसे पे ऐश किया, भाई आपको नहीं पता पैसे की वैल्यू क्या होती है, आपको नहीं पता सही दोस्त क्या होते हैं, सही सलाह क्या होती है, आपको कुछ नहीं पता होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने पहले पढ़ाई करनी है कि पास हो जाए अच्छे नंबर के साथ, ठीक है, ताकि अगर जॉब लग सके, फिर आपको काम करना होगा ताकि अपना खर्चा पानी निकाल सके और फीस पे कर सकें। फिर आपको घर का काम वगैरह करना होगा, खाना वगैरह बनाना होगा, जो आपने घर पे बैठे बिठाए बैठे पे हमें गरम गरम खाना मिल जाता है, मम्मी बना देती हैं, पापा बना देते हैं, जैसे भी आपके घर में चलता है, तो वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो भाई बहुत ज़्यादा आपको एक साथ ही बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो, तो वो काफ़ी बड़ा एक चैलेंज रह सकता है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के राउट से आते हो एंड इफ़ यू आर वेरी यंग। एंड आफ्टर दैट यार कोई गारंटी नहीं होती कि आपने जिस फील्ड में पढ़ाई किया, जिसमें भी आपने यहाँ पे आके डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर्स वगैरह जो भी किया, उसमें आपको जॉब मिलने वाली है। हर साल यहाँ पे लाखों में स्टूडेंट्स आते हैं, ज़रूरी नहीं हर किसी को जॉब मिलेगी, ज़रूरी नहीं हर कोई पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाया, क्योंकि और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मैनेज करने के लिए। तो वो भी एक चैलेंज रहता है, ठीक है, कि आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, लेकिन आपको मौका नहीं मिला अच्छे से पढ़ने का या अच्छे से नेटवर्किंग करने का, प्रोफेसर के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाने का, या फिर आपने बेसिकली वो समझा ही नहीं जो आपको पढ़ाया जा रहा था, आपने सिर्फ पास होने पे जोर दिया क्योंकि आपको फीस निकालनी थी। तो ऐसे में कोई गारंटी नहीं आपको जॉब मिलने वाली है उस फील्ड में जिसमें आपने पढ़ाई की है, वो भी एक चैलेंज रहने वाला है। एंड उसके बाद PR की भी कोई गारंटी नहीं होती है। टेक्निकली जब स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, डेफिनेटली आपको सपने दिखाए जाते हैं PR लेने के, सिटीजनशिप लेने के, लेकिन वो गारंटी नहीं होती कि आपको PR मिलेगी। स्टूडेंट वीज़ा से सिर्फ एक गारंटी होती है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, वो भी अगर आपने कोई अनोखा सा कोर्स ना ले लियो, अनोखा सा कॉलेज इंस्टीट्यूट ना ले लियो जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ना मिलता हो, तो वैसा सा लोगे तो शायद आपको ना मिले, बट मोस्ट लाइकली यू विल गेट पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट 3 साल का या फिर 2 साल का, डिपेंडिंग ऑन योर लेंथ ऑफ योर स्टडी। बट उसके बाद PR की कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सप्रेस सेंटर में क्वालिफाई नहीं कर पाते, उन्हें PNP लेनी पड़ती है, अटलांटिक प्रोग्राम्स चलते हैं, कुछ रूरल प्रोग्राम्स चलते हैं, तो इधर उधर मूव होना पड़ता है। कई बार एजेंट को भी 20-25-30 हज़ार डॉलर देने पड़ते हैं, डिस्पाइट आफ्टर पेइंग सो मच मनी टू योर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट जहाँ भी आपने पढ़ाई खत्म की हो। तो ये चैलेंज भी काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। एंड ओवरऑल चैलेंजेस की बात करें तो भाई कनाडा में और भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आपको पता है कि भाई हाउसिंग क्राइसिस, ठीक है, कनाडा में हर साल 5 लाख लोग तो आई थिंक टेम्प्रेरी वीज़ा पे आते हैं, उसके बाद 4-5 लाख लोग तो PR भी शायद दे देते हैं। तो अबाउट मिलियन आबादी हर साल बढ़ती है, तो इतनी आबादी आती है, अच्छी बात है कि भाई इतना यंग लोग यहाँ पे आ रहे हैं, टैक्स पेयर्स आ रहे हैं, इतने एप्लीकेशन फीस के नाम पे पैसे भर रहे हैं, कॉलेज फीस के नाम पे पैसे भर रहे हैं, वो सारी जॉब्स कर रहे हैं जो कोई और नहीं करना चाहता, ठीक है। वो यहाँ पे आके ज़िंदगी भर के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं कि भाई हम काम करेंगे, हम टैक्स पे करेंगे, तो कंट्री को स्किल्स भी मिल रही हैं, यंग एम्प्लॉयज़ भी मिल रहे हैं, टैक्स पेयर्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन उनकी जो ज़रूरतें हैं वो शायद पूरी होने में चैलेंज हो जाए, ठीक है। हर किसी को भाई घर मिलना मुश्किल हो जाएगा, घरों के प्राइस ऊपर जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि 4-5 सिटीज़ ही होती हैं मेजर जो कनाडा में लोग फोकस करते हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं जाता। एंड वो भी साउंड फेयर, क्योंकि जब कोई इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है इतने पैसे लगा के, वो बड़ी सिटी में जाना चाहेगा, ठीक है, जहाँ पे उसको करियर वगैरह अच्छा मिलता हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी तो खैर कनाडा की मैं बाद में बात करूँगा, बट बाकी सर्विसेज फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो 4-5 सिटीज़ फोकस करते हैं, उसके चक्कर में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो चैलेंज एक रहता है कि भाई आपको इतने लोग आ तो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको जॉब मिले, स्पेशली अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की जॉब डिज़ायर करते हो तो ज़रूरी नहीं है वो मिले, ज़रूरी नहीं आपको अपने मन पसंदीदा घर मिले या रिहाइश मिले, ठीक है, अच्छी जहाँ पे आप रहना चाहो, तो उन सब चीज़ों की गारंटी नहीं होती। एंड हेल्थ केयर की मैं बात करूँ तो यार इंडिया का हेल्थ केयर इज़ 100 टाइम्स बेटर दैन कैनेडियन हेल्थ केयर। कम से कम इंडिया में डॉक्टर आपको देखता तो है जब आपको ज़रूरत हो, इवन दो आपके घर में ही इतने घरेलू इलाज होंगे, फार्मेसीज़ वगैरह होंगे, जो पास में केमिस्ट वगैरह वही आपको इतनी
इतनी दवाइयाँ दे देंगे, यहाँ पे 12-12 घंटे लोग इमरजेंसी हेल्थ केयर में बैठते हैं, तब भी उनकी बारी नहीं आती। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करने जाओ, अगर कुछ नॉन इमरजेंसी हो तो भाई वो तो 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट देता है, ठीक है। तो ऐसे फ्री हेल्थ केयर का क्या करना जहाँ पे बारी ना आती हो किसी की। तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस रहते हैं, ओवरऑल चैलेंजेस जो कि हर किसी को फेस करने पड़ेंगे। तो इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद क्या कनाडा की PR वर्थ इट है? तो यार मैं आपको बिल्कुल भी शुगर कोट करके नहीं बताऊंगा, आपको बिल्कुल सच सच बताऊंगा कि कनाडा आना वर्थ इट है या नहीं, PR लेनी वर्थ इट है या नहीं। डिपेंड्स ऑन योर वाई। आप कनाडा क्यों आना चाहते हो? क्या आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आना चाहते हो? आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपको बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है। या फिर आप किसी के देखा देखी में आ रहे हो, आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त यार मूव हो गए इसलिए मेरे को भी कनाडा जाना है, या फिर सब लोग कनाडा जा रहे हैं तो मुझे भी कनाडा जाना है। तो सब पे डिपेंड करता है कि आप आ क्यों रहे हो। मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल इट वॉज वर्थ इट। आई फील लाइक एज ऑफ टुडे, यस आई फील लाइक इट वॉज वर्थ इट, ठीक है। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, तो मेरे को आज 6 साल हो चुके हैं कनाडा रहते हुए, एंड 4 साल में मेरी PR हो गई थी। तो अभी मैं सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हूँ एंड मोस्ट लाइकली आई विल अप्लाई, ठीक है। बट बात ये करें कि मेरे लिए वर्थ इट क्यों था? मेरे लिए इसलिए वर्थ इट था कि करियर को साइड पर रख दिया जाए, पैसों को साइड पर रख दिया जाए, जो भी मैंने यहाँ पे आके कमाया, ठीक है, दोस्ती यारी बनाई है, जो भी है वो सब साइड रख दिया जाए। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट डेवलपमेंट। आई फील लाइक मेरे को यहाँ पे आके जितनी भी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी है, जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस करने पड़े हैं, ये जितने लोगों से मैं मिला हूँ, उससे मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं इंडिया में सीख ही नहीं सकता था, ठीक है। मैं जहाँ भी चला जाता मेरे रिश्तेदार जान पहचान के निकल आते, मैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील करता, कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी होती मेरे सर पे कि ठीक है यार कुछ भी होगा पापा को फ़ोन लगा देंगे, या अपने को जान पहचान के लोग हैं सारे, दोस्त सारे बुला लेंगे, कोई पंखे की बात नहीं है। यहाँ पे आके भाई इतने देखे दिन अच्छे बुरे जैसे भी हालात देखे, ठीक है, इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस की, मेरे को पता चल गया कि यार पैसे की वैल्यू क्या है, लाइफ में क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। किस एज में लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आप देखते हो, किस फेज़ में किस चीज़ पे प्रायोरिटी रखनी चाहिए। काम करना चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए, ठीक है। मेहनत तो लगती है, दैट्स लाइक अ बेसिक नीड फॉर योर सर्वाइवल एज ऑफ टुडे, ठीक है। 2023 या 2024 में सर्वाइवल के लिए ही हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करना है, अपना पैसा और अपना टाइम कहाँ लगाया जाए, एनर्जी वगैरह कहाँ लगाई जाए, कहाँ रिस्क लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं रिस्क लेना चाहिए, लाइफ में रिस्क से ही कुछ किया जाता है, ठीक है, बट रिस्क बेवकूफ़ी वाली जगह पे मत कर देना। रिस्क कहाँ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो डिसीजंस कैसे लिए जाए, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आके सीखी हैं। आई डोंट फील लाइक मैं ये सब इंडिया में सीख पाता, तो मेरे को लगता है कि इट वॉज वर्थ इट। हाँ, उसके अलावा यूट्यूब चैनल वगैरह अच्छा चल गया, इतने ज़्यादा दोस्त बनाए थे ना, जान पहचान अपनी हुई, ठीक है, पैसे वगैरह भी कमाए, करियर भी बढ़िया, वर्क फ्रॉम जॉब है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, पैसे भी डिसेंट बन जाते हैं, फ्यूचर के भी बढ़िया प्लान्स हैं, ठीक है। या लाइक आई सेड कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़िया है, तो वो सब भी बढ़िया है। बट आई फील लाइक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था माइंडसेट डेवलपमेंट, जो मुझे लगा यहाँ पे बढ़िया हो गई मेरी शायद इंडिया में ना हो पाती। लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन लाइक वो गलत चीज़ों पर फोकस करेंगे, उन्हें लगेगा कि दिस इज़ द राइट थिंग। मे बी यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट एवरीथिंग विद बर्ड्स आई व्यू, कि भाई कौन सी चीज़ क्या चल रही है, किसका क्या रोल है, आज आफ्टर 5 years फ्रॉम टुडे अगर मैं ये करता हूँ ये मेरे को कहाँ पहुँचाएगी। वो सब चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म गोल्स का क्या फ़ायदा रहता है, क्यों सेट करने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, वो सब फोकस एंड क्लैरिटी लाइफ में होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए तो इसलिए वर्थ इट रहा है। अब आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं भाई, इसका जो डिसीजन है वो आप खुद ही ले सकते हो, मैं नहीं बता सकता, आपका कोई रिश्तेदार, चाचा, ताया, मामा, कोई दोस्त यार नहीं बता सकता आपके लिए वर्थ इट रहेगा कि नहीं। हर किसी की वर्थ इट की डेफिनेशन अलग होती है। मेरे लिए वर्थ इट था। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ, बट कोशिश करें 12वीं के बाद ना आए, क्योंकि स्ट्रगल पीरियड ही इतना लंबा है। बहुत सारे लोग वहीं पर लॉस्ट हो जाते हैं, कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, फेल वगैरह हो जाए या फिर वीज़ा एक्सपायर हो जाए, PR ना हो, तो और ही स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से 12वीं के बाद आना, अगर आप ना आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मास्टर्स बैचलर्स करके आएंगे, थोड़े ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे, आपको लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे आके आप मस्ती कम करेंगे एंड लाइफ में प्लानिंग के साथ काम ज़्यादा करेंगे, तो जल्दी चीज़ें अचीव करेंगे एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आते हैं। तो बस यार यही एक चीज़ थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे लगता है कि यार ये वीडियो ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 2024 में कनाडा आना नहीं आना उसके ऊपर डिसीजन ले रहे हो अगर आप, तो उसके मामले में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जैसे आपको दिल करे, एंड नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपके लिए कनाडा वर्थ इट रहा है कि नहीं, अगर आप ऑलरेडी आ चुके हो। बाकी लोगों को भी काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो कर देते हैं वीडियो यहीं एंड मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।